हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभ्यास सीरीज का पार्ट 3, जो कि यूपी टीएचटी पीएचटी और एलटी ग्रेड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, पार्ट 2 में कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से पार्ट 2 जो है हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का कोट्स है, अगर ख्वाहिशें कुछ अलग करने की हैं तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी कार्य की अगर शुरुआत करते हैं तो हमारा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। इसलिए जब कुछ अलग करना होता है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत तो होना स्वाभाविक है। आइए इसी के साथ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। बैंगन के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल रुपाई हेतु आवश्यक नर्सरी का क्षेत्रफल क्या होगा? 125 से 150 वर्ग मीटर, 250 से 550 वर्ग मीटर, 750 से 1000 वर्ग मीटर, लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो जवाब आ रहा है 125 से 150 वर्ग मीटर, ये बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। 125 से 150 वर्ग मीटर। क्या होगा? 125 से 150 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह और भी कुछ पूछे जाते हैं, मतलब क्षेत्रफल जैसे धान का है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि धान की जो नर्सरी की जाती है, नर्सरी बीज से रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर यदि धान की रोपाई हमें करनी है तो 1 हेक्टेयर के लिए 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए 0.1 हेक्टेयर, कितना? 0.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल नर्सरी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अगर 1 हेक्टेयर धान की रोपाई करनी है तो 0.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल नर्सरी के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर 1 हेक्टेयर धान की रोपाई करनी है तो अगर मोटा धान है, बोल्ड, जिसे बोल्ड वैरायटी कहते हैं, यानी कि बोल्ड वैरायटीज़ जो होती हैं इसकी अगर रोपाई करनी है तो कितने धान की आवश्यकता होती है? 40 से 45 किलोग्राम धान जो होता है वो आवश्यक होता है पर हेक्टेयर के लिए, पर हेक्टेयर। ठीक है, इसी तरह फाइन जो होता है, फाइन वैरायटी जो होती हैं इसके लिए 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान की आवश्यकता होती है रोपाई के लिए। ठीक है दोस्तों, और वहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड इसमें आता है, डेपोग मेथड। कौन सा? डेपोग। आप लोगों ने सुना होगा, डेपोग मेथड में धान की रोपाई के लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 25 से 30 मीटर स्क्वायर जो होता है क्षेत्रफल आवश्यक होता है नर्सरी के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान के रोपाई के लिए। ठीक है दोस्तों, और अगर वैसे बात की जाए किलोग्राम में तो ये करीब में 75 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता इसकी पड़ती है धान की, 75 से 120 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सेंचुरी फ्रूट की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शंस हैं खजूर, प्लास, थर्ड इंडियन ब्लैकबेरी, मैंगोस्टीन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा खजूर।
क्या होगा? खजूर। खजूर को किस नाम से जाना जाता है? सेंचुरी फ्रूट, यानी सेंचुरी फ्रूट यानी शताब्दी फल। हिंदी में से क्या कहते हैं? शताब्दी फल। ठीक है, कौन है? खजूर। याद रखेंगे आप लोग। पलास, पलास को क्या कहते हैं? जंगल की आग। पलास को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके पुष्प जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं। और इंडियन ब्लैकबेरी, ये क्या है? कोई बताएगा? जी हाँ, जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से जाना जाता है। मैंगोस्टीन की बात कर लें तो इसे फलों की रानी, फलों की रानी के नाम से मैंगोस्टीन को जाना जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में कौन उभयलिंगाश्रायी है? कटहल, खजूर, पपीता, लास्ट उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? उभयलिंगाश्रायी पूछा गया इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कटहल। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं उभयलिंगाश्रायी, इसे और किस नाम से जाना जाता है? मोनोइसियस। और एक और कौन सा होता है? एक लिंगाश्रायी, इसे क्या कहते हैं? डायोसियस। ठीक है, तो उभयलिंगाश्रायी में होता क्या है? इसमें एक ही पौधे पर, यहाँ पे आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, उभयलिंगाश्रायी में क्या होता है? इसमें एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्प जो होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं। उभयलिंगाश्रायी में क्या होता है? एक ही पौधे पर नर व मादा पुष्प जो होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, ये होता है उभयलिंगाश्रायी। उभयलिंगाश्रायी के एग्जाम्पल क्या हैं? आइए एग्जाम्पल भी इसके जान लेते हैं। जैसे मक्का, ठीक है, खीरा, नारियल, ककड़ी, ये सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं किसके? और कटहल तो है ही। आइए इसके बाद हम देखते हैं उभयलिंगाश्रायी। इसके बाद एक लिंगाश्रायी जो होते हैं, क्या देखते हैं? एक लिंगाश्रायी। एक लिंगाश्रायी में क्या होता है? एक लिंगाश्रायी में इन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायोसियस। ठीक है, डायोसियस कहते हैं। और इसमें होता क्या है? इसमें नर जो होते हैं, नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर उत्पन्न होते हैं, यानी कि नर पुष्प अलग पौधे पर पाया जाएगा और मादा पुष्प अलग पौधे पर। इसके एग्जाम्पल जैसे खजूर, ठीक है, और पपीता, भांग। दोस्तों भांग की यहाँ पे बात आई तो भांग के बारे में हम लोग एक महत्वपूर्ण आपको बात बता दे रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भांग की खेती के लिए परमिशन देने वाला देश अभी हाल ही में कौन बना है? भांग की खेती के लिए यानी व्यक्तिगत उपयोग के लिए खेती के लिए परमिशन देने वाला देश कौन बना है? तो एक अफ्रीकन कंट्री है माल्टा। कौन सा देश है? माल्टा। इसने परमिशन दे दी है और परमिशन कितनी है? 7 ग्राम भांग उत्पादित करने की। और खेती की बात की जाए तो 3 पौधे
मतलब व्यक्ति उत्पन्न कर सकता है, यानी कि खेती कर सकता है 3 पौधों की। और भांग की बात की जाए 7 ग्राम भांग की परमिशन दी गई है। देश कौन सा है? माल्टा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन उभयलिंगाश्रयी है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, आंवला के पौधों की रोपाई हेतु तो उपयुक्त दूरी होगी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आंवला की बात की गई है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, 9 गुणे 9 मीटर। ठीक है दोस्तों। और आम के लिए बात की जाए तो कहीं कहीं 9 गुणे 9 है और कहीं कहीं ये 10 गुणे 10 भी मिलता है, तो दोनों सही होंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन वैसे देखा जाए तो 9 गुणे 9 मीटर ही इसका पूछा जाता है। आम के लिए क्या होता है? 10 गुणे 10 मीटर। ठीक है। और आम में भी किसके लिए, जो एक वैरायटी होती है आम्रपाली के लिए 2.5 गुणे 2.5 मीटर। आम्रपाली वैरायटी जो है ये किसके संकरण से निकली हुई है? आप लोग बताएंगे। आम्रपाली वैरायटी जो है किसके संकरण से निकली है? नीलम और दशहरी। नीलम और दशहरी के क्रॉस से बनी है आम्रपाली। और ये एक किचन गार्डन वैरायटी के नाम से भी जानी जाती है। किचन गार्डन वैरायटी के नाम से भी जानी जाती है आम्रपाली। ठीक है। आइए इसी के साथ देखते हैं 9 गुणे 9 मीटर जो दिया गया है, ये तो बता दिए हैं आपको। 8 गुणे 8 मीटर की बात कर ली जाए तो 8 गुणे 8 मीटर जो होता है ये मुख्यतः बेर और किसके लिए? अमरूद के लिए। बेर और अमरूद के लिए जो दूरी होती है 8 गुणे 8 मीटर रखी जाती है। ठीक है। 2 गुणे 2 मीटर की बात की जाए तो पपीता व केला, ठीक है, के लिए दूरी जो होती है 2 गुणे 2 व 3 गुणे 3 मीटर रखी जाती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में बेटी किसकी एक किस्म है? ऑप्शन है इसके आंवला, सेकंड अनार, थर्ड पपीता, लास्ट आम। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखिए और फिर बताइए ये किसकी वैरायटी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? पपीता। क्या होगा? पपीता। बेटी जो है ये वैरायटी किसकी है? पपीता की है। पपीता यानी कि पपाया। ठीक है। और हम महत्वपूर्ण वैरायटी की बात कर लेते हैं पपीता की, जैसे पूसा ज्वाइंट, पूसा जो कई बार एग्जामों में पूछी गई हैं, पूसा नन्हा ड्वार्फ वैरायटी है, पूसा नन्हा। ठीक है, पूसा नन्हा हो गई, ड्वार्फ वैरायटी है। पूसा मैजेस्टी, पूसा मैजेस्टी। ठीक है। ये जो वैरायटी है इसका प्रयोग मुख्यतः कैनिंग के रूप में, कैनिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और बात कर लेते हैं जैसे कोयम्बटूर 1, CO1, CO5, CO6, ये जो वैरायटी हैं ये पपेन के लिए उगाई जाती हैं। जो पपेन प्राप्त होता है पपीता से, पपीता के पौधों से, उसके लिए कौन सी कोयम्बटूर 1, CO1, CO5, CO6 ये वैरायटियाँ पपेन के लिए उगाई जाती हैं। आइए इसी के साथ देखते हैं अनार की महत्वपूर्ण वैरायटियाँ।
अनार। अनार की महत्वपूर्ण वैरायटियाँ दे लेते हैं, कई बार जो एग्जाम में पूछी गई हैं। मृग बहार, ये किसकी वैरायटी है? अनार की है। और ये मृग बहार जो वैरायटी है, इस पे कीट व रोग का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। रोग का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रकोप होता है किसका? कीट व रोग का, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण वैरायटी है अरक्ता। आरक्ता, ठीक है, ये भी अनार की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। कंधारी, कंधारी, ठीक है। दारू एक वैरायटी इसकी आती है। कौन सी वैरायटी है? दारू, याद रखेंगे। ये जंगली किस्म है, ये एक जंगली वैरायटी है। किसकी? जंगली किस्म है अनार की, जंगली किस्म है अनार की, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी? आंवला की। आंवला की कई बार वैरायटियाँ पूछी जाती है एग्जाम में, तो आंवला की हम बात कर लेते हैं। आंवला की महत्वपूर्ण वैरायटियाँ, हाथी झूल जैसे है। हाथी झूल कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके अलावा नीलम, जिसे आमतौर पर NA, ये सब कहाँ से निकली है? नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुमारगंज फैजाबाद से। कृष्णा NA5, और इसके अलावा अमृत, जिसे NA6, कंचन, कंचन वैरायटी जो है ये भी आंवला की है, NA4। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है चकैया। कौन सी वैरायटी है? चकैया, इसका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है? एकांतर फलन की समस्या होती है, एकांतर फलन की। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में एयर लेयरिंग, जो एयर लेयरिंग किसके प्रवर्धन की एक व्यावसायिक विधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में एयर लेयरिंग किसके प्रवर्धन की एक व्यावसायिक विधि है? आम, लीची, बेर, आंवला। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? लीची। क्या होगा? लीची, ठीक है। एयर लेयरिंग जो होती है लीची के प्रवर्धन की एक व्यावसायिक विधि है। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं आम की। आम की जो प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है उसे क्या कहते हैं? वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। बेर की बात कर लें तो बेर की क्या होती है? बेर की होती है रिंग बडिंग, रिंग बडिंग, जिसे छल्ला कलिकायन भी कहा जाता है। और आंवला, आंवला की बात की जाए तो आंवला के प्रवर्धन की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है? पैच बडिंग। पैच बडिंग, ये सभी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो अपना ज़रूरी समझना उसे नोट डाउन कर सकते हैं। और ये मान लीजिए कि 99% ये आपके एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों।
आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर फास्फेट में फास्फोरस के अतिरिक्त कौन दो पोषक तत्व पाए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं कैल्शियम नाइट्रोजन, कैल्शियम पोटास, कैल्शियम सल्फर, कैल्शियम फेरस। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, कैल्शियम और सल्फर। क्या होगा? कैल्शियम और सल्फर। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम और सल्फर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये जो पाया जाता है इसमें कितनी कितनी मात्रा में होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसमें जो P2O5 फास्फोरस जो होता है P2O2 ये जो होता है फास्फोरस, फास्फोरस जो होता है ये सिंगल सुपर फास्फेट में कितने % होता है? 16% पाया जाता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होता है ये 19% तक पाया जाता है। और सल्फर की बात करें, जो सल्फर होता है इसमें 11 से लेकर 12% तक पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त इसमें होता है मैग्नीशियम जो होता है वो 0.5% तक पाया जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अशुद्धि के रूप में पाया जाता है सिलिका इत्यादि भी, इसमें सिलिका इत्यादि अशुद्धि के रूप में इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अशुद्धि के रूप में अल्प मात्रा में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा, कभी कैल्शियम की पूछता है, कभी सल्फर की। तो ये आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसे अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पालम प्रिया किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? ऑप्शन है इसके सरसों, सेकेंड मटर, थर्ड चना और लास्ट है मक्का। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? मटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? मटर। ये मटर की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? जो ये पालम प्रिया वैरायटी है, पालम प्रिया जो वैरायटी है मटर की, ये रस्ट व पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट है। नहीं कि क्या है? रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति प्रतिरोधी है। रेजिस्टेंट का है प्रतिरोधी। पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति प्रतिरोधी है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये भी कभी कभी पूछा गया है। तो याद रखेंगे इरीसाइफी पॉलीगोनी। इरीसाइफी पॉलीगोनी, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बॉटिकल नेम की। मटर का बॉटिकल नेम क्या है? बॉटिकल नेम पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम, ठीक है। और फैमिली तो आप लोगों को पता है, लेग्यूमिनेसी, ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल का है। और इसका उत्पत्ति स्थान ओरिजिन की बात की जाए मटर की तो सेंट्रल एशिया है। क्या है? सेंट्रल एशिया, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं, क्रोमोसोम नंबर इसमें 14 होते हैं,
ठीक है। और ये एक स्वपरागित फसल है। क्या है? स्वपरागित। इतना इसमें इसलिए बताए दे रहे हैं क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। और भारत में अगर पैकिंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डिब्बाबंदी मटर की ही की जाती है। सर्वाधिक डिब्बाबंदी जो होती है, डिब्बाबंदी भारत में सर्वाधिक डिब्बाबंदी जो होती है वो किसकी होती है? मटर की होती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मटर की होती है, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक डिजीज़ लगती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, विल्ट डिजीज़। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विल्ट डिजीज़ जो होती है, ये इसका रोग कारक कौन सा होता है? फ्यूजेरियम, कवक जनित बीमारी होती है, फ्यूजेरियम आग्जिस्पोरम, ठीक है, फ्यूजेरियम आग्जिस्पोरम। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और थोड़ा प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू इस पे आए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले दिनों से मैंने देखा है कि जिस हिसाब से पिछली बार व्यूज़ आ रहे थे उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा प्रयास कीजिए, इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि थोड़ा हम भी मोटिवेट हो सकें और आगे आपकी क्लासें बेहतर ढंग से आपके सम्मुख ला सकें। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इतना कर दीजिए, आपके पास जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 हेक्टेयर खाच स्तर खंड मृदा का औसतन भार होता है। इसके ऑप्शंस हैं 1.24 मिलियन किलोग्राम, 1.84 मिलियन किलोग्राम, 2.24 मिलियन किलोग्राम और 2.84 मिलियन किलोग्राम। आप लोग बताएंगे इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। वैसे दोस्तों जो खाच स्तर खंड होता है मृदा का, इसका औसतन भार जो होता है प्रति हेक्टेयर, तो इसका 2.2 मिलियन किलोग्राम होता है, 2.2 मिलियन किलोग्राम। तो इसमें जो राइट आंसर है तो क्या हो सकता है, जो इसके सर्वाधिक नज़दीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, 2.24 मिलियन किलोग्राम, ठीक है। ये मान लीजिए 1 हेक्टेयर एरिया है और इसमें जो मिट्टी होती है, ठीक है, खाज स्तर खंड जो होता है इसका एक मोटाई पूरी ली जाती है और ठीक है, और फिर उसका जो भार होता है उस मृदा का, इस एरिया का 1 हेक्टेयर का, उस भार का मतलब यहाँ पे दिया गया 2.24 मिलियन किलोग्राम भार होता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नाइट्रोजन का अकार्बनिक अवस्था से कार्बनिक अवस्था में परिवर्तन कहलाता है अमोनीकरण, सेकेंड नाइट्रीकरण, मिनरलाइजेशन और इम्बोलाइजेशन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, डी। क्या होगा? डी। आइए समझते हैं ये प्रक्रिया होती क्या है। ये प्रक्रिया जो होती है दोस्तों मृदा में, इसमें नाइट्रोजन जो होती है कार्बनिक रूप से परिवर्तित होती है, मतलब नाइट्रोजन जो होती है किस रूप में? कार्बनिक रूप में, अकार्बनिक अवस्था से कार्बनिक अवस्था में परिवर्तित होती है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? इम्बोलाइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में इसे ऐसे लिखते हैं, इम्बोलाइजेशन, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया जो चलती है कैसे चलती है अभी हम आप लोगों को बताते हैं। ये होता है जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से
ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होती है इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होती है। किसमें? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन किसमें चेंज होती है? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में चेंज होती है। और फिर इनऑर्गेनिक से जब ऑर्गेनिक में चेंज होती है तो ये प्रक्रिया होती है मिनरलाइजेशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सी ऑप्शन पे, मिनरलाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में चेंज होना इम्बोलाइजेशन, और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में चेंज होना मिनरलाइजेशन। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इम्बोलाइजेशन ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक में चेंज होना क्या होगा? मिनरलाइजेशन, और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होना इम्बोलाइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये होती कब है? जब मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जब उसमें विशेषकर नाइट्रोजन की जब कमी होने लगती है तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं मृदा में वो विच्छेदित कर देते हैं। ठीक है, विच्छेदन के सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होता है? अकार्बनिक नाइट्रोजन की जो अधिकांश मात्रा जो होती है वो किसमें चेंज हो? विच्छेदन के फलस्वरूप जो अकार्बनिक नाइट्रोजन की अधिकांश मात्रा होती है वो कार्बनिक फॉर्म में बदलने लगती है, और ये प्रक्रिया मृदा में चलती रहती है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इम्बोलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में कौन सी फसल हरी खाद के रूप में 120 से 135 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि नत्रजन पर हेक्टेयर प्रदान करती है? सनई, ढैंचा, लोबिया, संजी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जल्दी से दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा संजी। क्या होगा? संजी इसका राइट आंसर होगा। संजी जो होती है, संजी से सर्वाधिक मात्रा में नत्रजन प्राप्त होती है। ये करीब में कितनी होती है? 120 से 135 किलोग्राम पर हेक्टेयर नत्रजन संजी। ठीक है, वही बात कर ली जाए किसकी? संजी की। संजी में तो इतनी नाइट्रोजन प्राप्त होती है 120 से 135 किलोग्राम। और सनई की बात की जाए, सनई की बात की जाए तो सनई से कितनी प्राप्त होती है? 86 से 129 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसी प्रकार ढैंचा से 84 से 115 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और लोबिया की बात की जाए, लोबिया की तो लोबिया से 74 से 88 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो हरी खाद वाली जो नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा किससे प्राप्त होती है? मतलब ये चीज़ आप लोग भी ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरी खाद वाली मतलब फसलों में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? लोबिया में। ठीक है, लोबिया, इसमें 0.49% तक पाई जाती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भाग्यलक्ष्मी व अर्का लोहित किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? मिर्चा, जो मिर्च होता है, बैंगन, तंबाकू, अलसी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मिर्च, बैंगन, तंबाकू, अलसी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मिर्च, चिली। ठीक है, किसकी महत्वपूर्ण वैरायटी है? भाग्यलक्ष्मी व अर्का लोहित। ये अर्का लोहित वैरायटी जो है ये IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु से निकली है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे हम मिर्च की। तो मिर्च की ये जो वैरायटी है भाग्यलक्ष्मी और अर्का लोहित, ये अर्का लोहित वैरायटी जो इसमें है ये किसके प्रति प्रतिरोधी है?
अर्क सॉरी अर्कालोहित, अर्कालोहित जो वैरायटी है ये किसके प्रति प्रतिरोधी है? पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति प्रतिरोधी है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं, मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये भी यहाँ पे भी कैंडिडेट्स को अक्सर डाउट हो जाता है, तीखापन और लाल रंग, इसलिए हम बता रहे हैं। तीखापन जो होता है कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्सेसिन, ठीक है। और लाल रंग जो होता है कैप्सेथीन के कारण होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। कैप्सेथीन, कैप्सेथीन के कारण जो थीन होता है ये लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है मिर्च में, और जो सिन होता है यानी कि तीखापन वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तीखापन कैप्सेसिन, कैप्सेसिन के कारण तीखापन होता है। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, अधिकांश भारतीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है 1% से कम, 1 से 2%, और 2 से 2.5% या 5% से अधिक। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, 1% से कम। अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है 1% से कम पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मृदा जो होता है, मृदा संगठन, कंपोजिशन ऑफ सॉयल, कंपोजिशन ऑफ सॉयल, कंपोजिशन ऑफ सॉयल की बात कर लें तो इसमें क्या क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ यानी कि ह्यूमस, ह्यूमस की बात की जाए, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ कितना होता है इसमें? ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा की बात कर ली जाए तो 5 से 10% होता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, 5 से 10%। और मिनरल मैटर जो होते हैं इसमें, मिनरल मैटर की बात की जाए तो ये 40 से 45% तक पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। मिनरल्स मैटर जो होते हैं 40 से 45% तक पाए जाते हैं। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि मृदा संगठन में जो मिनरल्स मैटर होता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो याद रखेंगे 40 से 45%। वहीं बात कर लें मृदा जल, मृदा जल की बात की जाए तो 25%, और मृदा वायु, मृदा वायु की भी बात की जाए तो ये भी 25% पाया जाता है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मृदा जीव जो होते हैं और मृदा में होने वाली अभिक्रियाएं भी मृदा संगठन में एक अहम रोल प्ले करती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या होता है? ह्यूमस या कार्बनिक मैटर 5 से 10%, मिनरल मैटर की बात की जाए 40 से 45%, मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%। इसके अतिरिक्त मृदा जीव और मृदा अभिक्रियाएं यानी कि सॉइल रिएक्शंस भी इसमें एक अहम रोल प्ले करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक का ग्रेड है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग तुरंत बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1846, यानी कि 18% इसमें क्या होता है? 18% आप लोग बताएंगे इसमें क्या होता है डीएपी में? नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात की जाए तो कितना होता है? 46%। वहीं पोटास की बात की जाए तो 0%, ठीक है। एक दूसरा ग्रेड भी इसका होता है, आप लोग बताएंगे दूसरा ग्रेड इसका क्या होता है? जी हाँ, इसका दूसरा ग्रेड एक होता है, महत्वपूर्ण है वो भी, 20%। नाइट्रोजन फास्फोरस की बात की जाए तो 48%, और पोटास 0% पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यूरिया उर्वरक में अधिकतम
बायूरेट स्तर की आज्ञा है। बायूरेट, आप लोग बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 5%, 4%, 3% या 2%? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? 2%। क्या होगा? 2%। इसका राइट आंसर होगा 2%। आइए हम बात करते हैं बायूरेट की। बायूरेट क्या होता है? बायूरेट जो होता है दोस्तों, ये कितना परमिशन दिया गया है और किस एक्ट के तहत ये परमिशन दिया गया है कि आप यूरिया में इतनी बायूरेट की मात्रा रख सकते हैं? एक्चुअली होता क्या है, यूरिया के जो 2 अणु होते हैं उन्हें आश्रित करके एक उत्पाद प्राप्त किया जाता है जो कि अनेक पौधों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है दोस्तों, यूरिया के 2 अणुओं को आश्रित करके जो पदार्थ प्राप्त किया जाता है वो बायूरेट होता है। और बायूरेट जो होता है ये, इसकी अगर अधिक मात्रा है तो ये ज़्यादातर पौधों के लिए हानिकारक होती है। और वहीं बात की जाए व्यापारिक यूरिया में, व्यापारिक यूरिया में इसकी परमिशन कितनी दी गई है? 0.2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? एक यूरिया का उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश आया था। यूरिया नियंत्रण अध्यादेश, ये भी पूछा गया है। यूरिया नियंत्रण अध्यादेश कब आया था? तो ये 1957 में अध्यादेश 1957 में एक अध्यादेश आया था। इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जो बायूरेट की मात्रा होती है कुल भार की, बायूरेट की मात्रा कुल भार की, कुल भार की अधिकतम 1.5% होनी चाहिए। कितनी? अधिकतम 1.5% होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा बायूरेट की मात्रा यूरिया में कुल भार के मतलब अनुसार इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यापारिक यूरिया की बात की जाए तो व्यापारिक यूरिया में जो इसकी मात्रा होती है वो कितनी होती है? 1.2% बायूरेट होता है। और इसी प्रकार हम बात कर लें फोलियर स्प्रे के लिए। फोलियर स्प्रे के लिए जो हम इसका प्रयोग करते हैं फोलियर स्प्रे के लिए, तो उसमें इसकी मात्रा कितनी हो सकती है? पर्ल फुहार जिसे कहते हैं के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसमें कितने प्रतिशत से अधिक इसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए? तो ये 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बायूरेट की मात्रा जो होती है अगर बिलियन के रूप में का इस्तेमाल करते हैं तो 1% से, लिक्विड फॉर्म में 1% से अधिक, लिक्विड फॉर्म में 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो स्प्रे करते हैं यानी कि पर्ल फुहार, तो उसमें इसकी मात्रा 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे कई बुकों में इसके बारे में जो दिया गया है वो अलग अलग दिया गया है, और जो इसकी मात्रा है वो कितनी बताई गई है? 1% से अधिक, यानी जो फोलियर स्प्रे करते हैं उसमें 1% से अधिक इसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि वैसे यूरिया में जो 0.3 से 0.8% तक जो बायूरेट की मात्रा हो सकती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? यूरिया नियंत्रण अध्यादेश 1957, बायूरेट का मात्रा कुल भार के 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और फोलियर स्प्रे के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा रंग के मुंसल यानी कि मुंसल जो लिखा है से इंग्लिश में क्या कैसे लिखते हैं? देख लीजिए आप लोग, अब पढ़ने का अपना अपना तरीका है। MUNSEL
SELL मुंसेल सॉइल कलर चार्ट। एक्चुअली होता ये क्या है, ये होता क्या है, आइए हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुंसेल रंग का निर्धारण जो होता है, मुंसेल मृदा रंग चार्ट जो होता है मृदा के रंग का निर्धारण करता है, और इसमें टोटल रंग कितने होते हैं, 175 रंग होते हैं। 175 विभिन्न रंग होते हैं इस चार्ट में, ठीक है, विभिन्न रंग होते हैं और इनके कुछ अपने मानक हैं। ओके दोस्तों, तो वैसे जो मृदा का जो रंग होता है वो देखा जाए तो डायरेक्टली किसको प्रभावित करता है, डायरेक्टली जो प्रभावित करता है मृदा ताप व यानी कि सॉइल टेम्परेचर व सॉइल मॉइस्चर, मृदा नमी को प्रभावित करता है रंग मृदा का, ठीक है, प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, अगर मृदा नमी और मृदा ताप को प्रभावित करेगा तो पौधों की वृद्धि भी प्रभावित होगी। यानी कि मृदा का रंग जो है, अब हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो मृदा का सॉइल कलर होता है, यानी कि सॉइल कलर जो होता है वो पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं कि जो मुंसेल चार्ट होता है इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज हुए हैं, उनके बारे में हम अलग अलग जान लेते हैं। आइए, तभी हम समझ पाएंगे इसमें क्या कैसे है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड, जिसे इंग्लिश में ह्यू भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये प्रबल तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ का, ये क्या होता है, एक प्रबल तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ होती है, और ठीक है, ये प्रकाश का रंग निर्देश करती है। ठीक है, प्रकाश के रंग का निर्देशन यही करती है, यह प्रबल तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ होती है। इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज जो होती है ह्यू वर्ड, रेंज की बात करें तो रेंज इसकी होती है 0 से 1 तक। ठीक है, इसमें एक रंग होता है पीला, उसकी वैल्यू होती है 10, और एक होता है लाल की रंग होती है 0। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गई ह्यू की बात, यानी कि वर्ड की। एक और इसमें मान होता है, क्या होता है, टर्म आती है एक मान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या होती है, आप लोग सुन लीजिए, हम लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने में समय ज़्यादा लग रहा है। प्रकाश की कुल मात्रा को निर्देश करता है। क्या, जो उसकी वैल्यू होती है, प्रकाश की कुल जो मात्रा होती है उसको निर्देशित कौन करता है, रंग को निर्देशित करता था वर्ड, और प्रकाश की कुल मात्रा को निर्देशित कौन करता है, इसकी वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है, काला रंग 0, सफ़ेद वैल्यू कितनी होती है, 10। ठीक है, और ये रेंज वैसे देखी जाए तो 0 से लेकर 10 तक होती है। एक होता है क्रोमा, इसमें क्रोमा क्या होता है, क्रोमा, इसे मुंसेल चार्ट में यूज होने वाले टर्म्स हैं। ठीक है, क्रोमा क्या होता है, ये होता है प्रकाश के प्रबल तरंगदैर्घ्य की अपेक्षित शुद्धता, यानी कि उसकी शुद्धता को बताता है। जो तरंगदैर्घ्य होती है वेवलेंथ, उसकी शुद्धता को कौन डिनोट करता है, क्रोमा। ठीक है, इसकी रेंज 0 से 8 होती है, रेंज 0 से 8 होती है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसमें कौन किसकी वैल्यू है। ये जो आपके सामने दिया गया है, कौन किसकी वैल्यू है। मृदा के रंग के मुंसेल अंकन, जो मुंसेल अंकन होता है 5/6 में 2.5 ईयर प्रदर्शित करता है। 2.5 ईयर जो है ये क्या चीज़ प्रदर्शित करता है, YR जो दिया गया है। एक्चुअली
इसमें अब हम अलग अलग बता दे रहे हैं कौन क्या है। 2.5 जो है इसमें 2.5 सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। 2.5 जो है ये क्या है, वर्ड है यानी कि ह्यू है। ह्यू के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। इसके अलावा वैल्यू की बात की जाए तो 5 है, वैल्यू यानी कि मान। और क्रोमा की बात की जाए तो क्रोमा कितना है, 6। तो पूछा क्या गया है, 2.5 क्या है, किस चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्ड। 2.5 जो है इसमें क्या है, वर्ड है यानी कि ह्यू है, और 5 वैल्यू है, मान है, और 6 क्या है, क्रोमा है। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया था, इसमें यही पूछा गया था कि 2.5 जो है वाई आर ये किसे प्रदर्शित करता है, तो ये वर्ड को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.5। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मृदाओं का उभय प्रतिरोधन निम्न में से किसके परिवर्तन में अवरोध उत्पन्न करता है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, पीएच, मृदा संरचना, सभी। आप लोग बताएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा, पीएच। जो मृदाओं का उभय प्रतिरोधन जो होता है निम्न में से किसके परिवर्तन का अवरोध उत्पन्न करता है, किसके परिवर्तन में, पीएच। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, उभय प्रतिरोधन होता क्या है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। पहले इंग्लिश इसकी समझते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हिंदी में समझने में थोड़ा कठिन होती हैं। बफर सॉल्यूशन, उभय प्रतिरोधन की बात होती है तो क्या कहते हैं इसे, उभय प्रतिरोधन, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्या होता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन या जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं किसी विलयन में, उसमें जो घटा बढ़ी होती है, जो आयनों में मतलब किसी विलयन के हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयनों के मानों में जो घटा बढ़ी होती है, यानी घटते हैं या बढ़ते हैं, उनका जो विरोध करता है, उनका विरोध करने वाली वैल्यू जो होती है, पीएच, परिवर्तन को जो मतलब रोकने का कार्य करती है, वही क्या कहलाती है, बफर सॉल्यूशन या उभय प्रतिरोध। बफर उभय प्रतिरोधन क्या कहलाती है, किसी विलयन में हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोजन आयन के घटने या बढ़ने का विरोध करने वाले जो मान होता है, वही क्या कहलाता है, उभय प्रतिरोधन कहलाता है। वही उभय प्रतिरोधन की वैल्यू होती है। तो इसमें पूछा क्या गया था, पीएच, मतलब जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है वो क्या होता है, पीएच, ठीक है। किसी विलयन में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन के जो मान घटते बढ़ते हैं, उसका विरोध करने वाली जो वैल्यू होती है, वही क्या होती है, उसका पीएच। पीएच मतलब पीएच ही होता है जो विरोध करता है, क्योंकि किसी विलयन में अगर मान लीजिए किसी अम्ल या क्षार की मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है, और वो मात्रा अगर कम रह जाती है उस विलयन, इस प्रकार से आइए दोस्तों हम समझते हैं तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। उभय प्रतिरोधक मतलब जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन के पीएच मान में परिवर्तन करने के लिए किसी अम्ल क्षार की आवश्यकता से अधिक मात्रा जो प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है, वही क्या होता है, उसका उभय प्रतिरोधन होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ विलयन ऐसे होते हैं उनमें अगर थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाया जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यही स्टेज जो होती है क्या होती है, बफर स्टेज कहलाती है, ठीक है। अगर आवश्यकता से अधिक उसमें मिलाएंगे, जो थोड़ी मात्रा में मिलाएं उससे अगर अधिक मिलाएंगे तभी वो क्या होगा, चेंज हो पाएगा, अन्यथा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसे सरल भाषा में समझ सकते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयनों में घटा बढ़ी होने पर पीएच परिवर्तन को रोकता है, वही क्या कहलाता है, उभय प्रतिरोध या बफर सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ द्वारा अध्ययन करते हैं,
मृदा रंग का, मृदा वायु का, मृदा नमी का, मृदा प्रोफाइल का। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, मृदा प्रोफाइल का। एक्चुअली मृदा मोनोलिथ होता क्या है? जो मृदा मोनोलिथ होता है, सॉइल मोनोलिथ, ये होता क्या है? जो मृदाएं दोस्तों होती हैं, मृदा, कोई भी मृदा हो तो मृदा में प्रोफाइल पाई जाती हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक प्रोफाइल हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। कई तरह की प्रोफाइल पाई जाती हैं और इन प्रोफाइल को, जो मृदा प्रोफाइल होती हैं, इनको क्या किया जाता है? अस्थाई अभिलेख के तौर पे इन्हें संरक्षित कर लिया जाता है। किसमें? लकड़ी के या लोहे के बक्सों में, ठीक है। लकड़ी या मतलब धातु के बक्सों में इन्हें, इन्हीं प्रोफाइल को ऐसे संरक्षित कर लिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मृदा मोनोलिथ कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मृदाएं में जैसे किसी मृदा का मतलब मृदा प्रोफाइल को संरक्षित अगर कर लिया जाएगा ऐसे काट के, तो बाद में जो मृदा में होने वाले परिवर्तन होते हैं तो उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इनको लकड़ी या धातु के बक्सों में इन्हें सुरक्षित कर लिया जाता है। देखा जाता है कि पूर्व में जो इसकी मृदा संरचना थी, यानी कि जो प्रोफाइल थी इसकी, और वर्तमान की मृदा प्रोफाइल में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं समय के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका राइट आंसर तो आप लोग जान गए, मृदा प्रोफाइल का, ठीक है। मृदा में नाइट्राइट, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्राइट को नाइट्रोजन में और नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, क्रोमोबैक्टर और सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा बी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की जो क्लास है अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।